हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज ए चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं साइंस के सेकंड वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, इससे पहले आपको साइंस का फर्स्ट वीडियो लेक्चर मिल चुका है जो हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है या व्यवस्थित रूप से रख दिया गया है। आप वहां पर जाकर भी उसको वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसको किसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विज्ञान को समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा, विज्ञान की एक ब्रांच है। ओके, यह एक सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह एक शाखा है, ब्रांच है। किसकी शाखा है आप बताइएगा, तो ध्यान रखना यह शाखा है, आप बताएंगे साइंस की। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ ब्रांच। और किसकी ब्रांच है तो बताएंगे साइंस की ब्रांच है। हमने बात किया हुआ है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर या आप बोलेंगे जनक। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ध्यान रखना इसके फादर है, जनक है, आप बताइएगा अरस्तु महोदय, एरिस्टोटल। ओके, अब इसके बाद में हमने ये डिस्कशन किया था कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम डिस्कस किसको किसको करते हैं, तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या हम कह सकते हैं स्टडी किसकी करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है लिविंग्स का, अर्थात आप बोलेंगे सजीवों का। ओके, तो सजीवों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, आप बताएंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है। बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है, तो ध्यान रखना बायोलॉजी की शाखा कितनी है। अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा बायोलॉजी की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, आप बताएंगे बायोलॉजी की जो मुख्यतः शाखा है वो याद रखना 2 है। प्रमुख शाखा कितनी है, 2 है। लेकिन अगर पूछ ले कुल शाखा कितनी है, तो ध्यान रखना इसकी शाखाएं होती हैं 3। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी शाखाएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रखना जो बायोलॉजी है, याद रखिएगा इसकी 3 ब्रांच है, 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम आप बताएंगे क्या है, जूलॉजी है, जिसको आप बोलते हैं जंतु विज्ञान। जो सेकंड ब्रांच है इसको आप जानते हैं किसके नाम से, तो इसको आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बॉटनी के नाम से। बॉटनी के नाम से जानते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर में जो शाखा आती है प्यारे साथियों, इसको आप बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, तो मुख्यतः याद रखना, अगर हम बात करें कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, तो हम पहले अध्ययन करेंगे जूलॉजी का, फिर बात करेंगे बॉटनी पर, और फिर अपनी चर्चाएं करेंगे माइक्रोबायोलॉजी पर। आई होप सो क्लियर है चीजें। देखिए, इसके बाद जो हमारी चर्चाएं प्रारंभ हो रही हैं वह जंतु विज्ञान पर हो रही हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की अर्थात जूलॉजी की, तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए यहाँ पर यह समझनी अनिवार्य है कि जूलॉजी की बात करें अर्थात जंतु विज्ञान की बात करें, तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर यह समझना अनिवार्य है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो याद रखना जूलॉजी के जो फादर माने जाते हैं यह भी कौन है, हमारे एरिस्टोटल साहब हैं, अरस्तु साहब हैं। ओके, ठीक है, इसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का हम अध्ययन करेंगे। जितने भी जंतु आते हैं याद रखिएगा, एनिमल्स जो हैं उनका हम अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं जूलॉजी पर।
जूलॉजी पर हमारी बातचीत प्रारंभ हो उससे पहले आप इस बात को समझिए, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ब्रांच को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह हो सकता है कि आप उस ब्रांच की सबसे बाहरी लेयर को पढ़िए। आप बोलेंगे बाहरी लेयर का मतलब क्या है? बाहरी लेयर से मेरा तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, आपको इसकी स्टडी करनी है, आपको इसका अध्ययन करना है, तो इसके अध्ययन का पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इसकी सबसे बाहरी लेयर को पढ़िए, फिर उसकी निचली वाली लेयर को पढ़िए, फिर उसकी निचली वाली लेयर का अध्ययन कीजिए, फिर उसकी निचली वाली लेयर का अध्ययन करिए और सबसे छोटी इकाई की ओर चले जाइए। पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस यहाँ पर ये हो सकती है कि आप इसकी सबसे छोटी इकाई में चले जाइए और उसके बाद में उससे बड़ी इकाई को पढ़िए, फिर उसकी बड़ी इकाई को पढ़िए, फिर उसकी बड़ी इकाई को पढ़ लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम जूलॉजी को पढ़ते हैं या मैं कह सकता हूं बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को समझें कि जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत सजीव आएंगे, जूलॉजी के अंतर्गत जंतु आएंगे। तो जो सजीव हैं या तो हम उनकी सबसे बाहरी इकाई को पकड़ लें या सबसे छोटी इकाई को पकड़ लें। जंतु विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो या तो हम जंतु विज्ञान की सबसे बाहरी लेयर को पकड़ लें या सबसे आंतरिक लेयर को पकड़ लें। ओके, क्लियर है इतनी बातें? अब यहां से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक्चुअली जब हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जूलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस बात को समझेंगे कि बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी आती है, बॉटनी आती है और माइक्रोबायोलॉजी आती है। और ये तीनों क्या है तब बताएंगे? सजीव हैं। ये तीनों के तीनों क्या है मेरे प्यारे साथियों? सजीव है, लिविंग है। ओके, सजीव है, लिविंग है। और लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना, सजीव की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका या सेल बोलते हैं। ओके, तो अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या काम करेंगे कि हम जो सजीव है उसकी सबसे छोटी इकाई को पकड़ेंगे और वहां से हम अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना किसका? हमारे जंतुओं का, अर्थात आप बोलेंगे जूलॉजी को। तो जूलॉजी को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? तो जूलॉजी के अंतर्गत जो जंतु आएंगे, तो जूलॉजी के अंतर्गत जो हम जंतुओं का अध्ययन करने वाले हैं, तो जंतुओं की सबसे छोटी इकाई को हम डिस्कस करेंगे, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, इस तरह से हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप बोलेंगे सर एक बार पूरी प्रोसेस बता दीजिए कि हम किसका किसका अध्ययन करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने सबसे पहले यही प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। देखिए, अगर हम बात करें पूरे बायोलॉजी में जिसका हम अध्ययन करेंगे वो सजीव है, और सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अब बताएंगे, याद रखना, सेल है, कोशिका है। तो जब हम जूलॉजी को भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कोशिका, सेल। ओके, सेल के बाद में अगर हम बात करें तो सेल का समूह ही क्या बनता है? याद रखना, सेल का जो समूह बन जाएगा यही बन जाते हैं ऊतक या टिश्यू। फिर हम डिस्कशन कर लेंगे ऊतक या टिश्यूज पर डिस्कशन कर लेंगे। ओके, टिश्यूज पर डिस्कशन कर लेंगे। टिश्यूज पर डिस्कशन करने के बाद में देखो, कोशिका का समूह ऊतक बन जाता है, ऊतकों का समूह क्या बन जाएगा? बताएंगे ऑर्गन। क्या बन जाता है? बताएंगे ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिसको आप अंग बोल देते हैं। ओके, अंग बोल देते हैं, ऑर्गन्स बोल देंगे आप इसे, ऑर्गन्स आप इसे बोल देंगे। तो हम इसके बाद में डिस्कशन करेंगे ऑर्गन्स पर। तो कोशिका का समूह हो गया ऊतक, ऊतक का समूह हो गया अंग, अंग का समूह क्या बन जाता है प्यारे साथी? ध्यान रखना, जो अंगों का समूह होता है यह बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोलते हैं, माफ कीजिएगा, अंग तंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसको आप बोलेंगे ऑर्गन्स सिस्टम। ऑर्गन्स सिस्टम हम इसे बोलते हैं, सिस्टम हम इसे बोल देते हैं। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ऑर्गन सिस्टम का। आप मुझसे यहाँ पर यह जानना चाहेंगे सर कि ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से तंत्र आते हैं? तो प्यारे साथियों, अंग तंत्र के अंतर्गत ही तो आता है पाचन तंत्र, अंग तंत्र के अंतर्गत ही तो हम डिस्कस करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का,
अंग तंत्र के अंतर्गत ही तो हम डिस्कशन करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसका डिस्कशन करते हैं, हमारे कंकाल तंत्र का जो डिस्कशन करते हैं हम इसी के अंतर्गत करते हैं। ओके, इसके बाद में जब हम डिस्कशन करेंगे तो याद रखना ये जो अंग तंत्र है ये आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, एक किसी भी सजीव की बॉडी का। तो किसी भी सजीव की क्या बन जाएगी, यहाँ पर बॉडी बन जाएगी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले हम किसको डिस्कशन करने वाले हैं, कोशिका को, फिर डिस्कशन करने वाले हैं ऊतकों को, फिर डिस्कशन करने वाले हैं अंगों को, फिर डिस्कशन करने वाले हैं अंग तंत्र को, और फिर किसको डिस्कस करेंगे हम, बॉडी को। ओके, तो इस तरह से याद रखना एक सजीव का अध्ययन करेंगे तो इस तरह से हम अध्ययन करेंगे किसका, बताएंगे जंतुओं का, और जंतुओं का अध्ययन कहलाएगा हमारा जूलॉजी। ओके, क्लियर है चीजें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है सेल अर्थात कोशिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन प्रारंभ करते हैं सेल पर, कोशिका पर। देखिए प्यारे साथियों, अब हमारी चर्चा होनी है वह सेल पर होनी है, अर्थात कोशिका पर होनी है, सेल पर होनी है। अब अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सीधा सा आंसर लगाइएगा, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है प्यारे साथियों साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी याद रखना कहलाता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या है बताएंगे, कोशिका का अध्ययन है। ठीक है, अब आप मुझसे यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि सर साइटोलॉजी है, कोशिका का अध्ययन है, हम इस बात को समझ गए, लेकिन इसके अंतर्गत हम अध्ययन क्या क्या करते हैं, किस चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, साइटोलॉजी के अंतर्गत डिस्कशन किया जाता है कि कोशिका है क्या। तो कोशिका ध्यान रखना किसी भी सजीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ओके, किसी भी लिविंग की स्ट्रक्चरल एंड याद रखना फंक्शनल क्या है, यूनिट है। ओके, किसी भी सजीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो सेल के दो प्रकार मुख्यतः होते हैं, पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक। ठीक, तो दो प्रकार यहाँ पर आपने देख लिए। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसके अंतर्गत कि सेल के डिवीजन कितने प्रकार से होते हैं, सेल का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना सेल का डिवीजन जो होता है वह 3 प्रकार से होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये कोशिका का विभाजन हो गया। इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं कि भाई और सेल के अंतर्गत ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह वगैरह चर्चा हम करते हैं। तो इसके अंतर्गत लगभग जो सारी कोशिका होगी उसका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो यही क्या है, कोशिका का अध्ययन है। इसके बाद में आप निसंदेह मुझसे जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा जो सेल की खोज है वो सर्वप्रथम की थी मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। आप बोलेंगे सर किस सन में की थी, ध्यान रखिएगा सन 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने खोज की थी, सन 1665 में। ठीक है, अब याद रखना क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी। तो जी हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया, अपनी खोजी गई कोशिका के बारे में उल्लेख किया, और इस पुस्तक का नाम आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा खोजी गई जो बुक, कीजिएगा, तो इनके द्वारा लिखी गई जो बुक थी इसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में इन्होंने ध्यान रखिएगा जो कोशिका की खोज की, इसे नाम क्या दिया, नेम क्या दिया प्यारे साथियों। तो इसे नाम दिया था इन्होंने कोशा। क्या नाम दिया था, कोशा। तो कोशा इन्होंने नाम दिया।
अच्छा सर, ये जो कोशिका की खोज की थी ये किस में की थी? तो ध्यान रखिएगा किस चीज में, कौन सी लिविंग था, कौन सा सजीव था जिसके अंतर्गत ये खोज की गई थी? तो सजीव का नाम क्या था याद रखना, किसमें खोज की गई थी, किसमें खोज की गई थी? तो ध्यान रखना किसमें खोज की गई थी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे जो कॉर्क टिश्यू होते हैं, कॉर्क टिश्यू होते हैं, ध्यान रखिएगा कॉर्क जो टिश्यूज थे, ध्यान रखना इसके अंतर्गत किसकी खोज की गई थी? आप बताएंगे कोशिका की खोज की गई थी। कॉर्क याद रखना एक लकड़ी होती है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, और उस लकड़ी के टुकड़े में खोज की थी किसने? बताएंगे हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, इन्होंने खोज की थी किसकी? सेल की। ओके, तो कॉर्क एक लकड़ी है और लकड़ी का एक जो टुकड़ा होता है, ध्यान रखना उसके अंतर्गत इन्होंने सेल की खोज की है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो सेल है, ये सेल लकड़ी की में थी और लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो उसके अंदर जो सेल होगी वो डेड हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह कैसी कोशिका थी? तो ध्यान रखना मृत कोशिका थी। इनके द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई वो कोशिका याद रखना कैसी थी? डेड सेल थी। तो विश्व में सबसे पहले सेल की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक साहब ने। कैसी सेल की खोज की है? बताएंगे मृत कोशिका की खोज की है। जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की है, तो आप मुझसे तुरंत इस बात को जानना चाहेंगे कि सर फिर जीवित कोशिका या हम बोलेंगे लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की? आप हमें ये भी बताइए। यानी कि जो लिविंग सेल थी इसकी खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? तो ध्यान रखना जो विश्व की पहली लिविंग सेल खोजी गई वह खोजी थी ल्यूवेनहॉक साहब ने खोजी थी। और ध्यान रखना कब खोजी थी? तब बताएंगे 1676 में। कब खोजी थी? 1676 में। ओके है क्या? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो लिविंग सेल है इसकी खोज की है प्यारे साथियों ल्यूवेनहॉक साहब ने, और आप बताएंगे कब की? 1676 में। तो इतनी बातों को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें डिस्कशन हम करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जो ये साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के फादर भी आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी के जनक, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो ध्यान रखना साइटोलॉजी के जनक भी कौन माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा हमारे रॉबर्ट हुक साहब भी क्या माने जाते हैं? बताएंगे साइटोलॉजी के जनक। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे जो व्यक्ति पहली बार कोशिका की खोज करेगा तो वही तो कोशिका का अध्ययन भी प्रारंभ कर रहा है ना यार, और जो अध्ययन प्रारंभ करेगा तो वही तो साइटोलॉजी का जनक कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो याद रखना जिस व्यक्ति ने कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक साहब, तो वही तो उसका अध्ययन भी प्रारंभ करेंगे। तो रॉबर्ट हुक ही क्या कहलाएंगे? साइटोलॉजी के जनक। इतनी बात से भी आप सहमत हैं? ओके, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सर साइटोलॉजी जो टर्म है ना, जो साइटोलॉजी शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया था? साइटोलॉजी शब्द किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो ध्यान रखिएगा कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो साइटोलॉजी शब्द है ये देने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा जो साइटोलॉजी शब्द है ये देने वाले विद्वान का नाम बताएंगे हर्टबिंग। क्या नाम है? हर्टबिंग। तो याद रखना ये जो वर्ड दिया है ये दिया है, आप बताइएगा हर्टबिंग नामक एक विद्वान थे। हर्टबिंग याद रखना ये विद्वान थे, इन्होंने याद रखना क्या शब्द दिया है? साइटोलॉजी। ओके, क्लियर है चीजें? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है? इसको आप बोलेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। तो ध्यान रखना आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो जनक है वो कहलाते हैं श्वानसन। कौन कहलाते हैं? श्वानसन।
श्वानसन। तो ध्यान रखिएगा श्वानसन क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वह क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारत के अंतर्गत कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के फादर। तो ध्यान रखिएगा इंडियन साइटोलॉजी के जो फादर है प्यारे साथियों, उनका नाम है ए के शर्मा। ए के शर्मा याद रखिएगा क्या है इनका नाम है। ओके, क्लियर है मेरी बातें। तो इतना तो ठीक है, इस बात को हमने समझे कि इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है, बताएंगे ए के शर्मा जी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं इसमें और। अब तक हमने इस बात को समझा कि प्रत्येक जो जीव होगा, प्रत्येक जो सजीव होगा, वह किससे बना होगा प्यारे साथियों, तो आप बोलेंगे कोशिका से। किससे बना होगा, कोशिका से। तो अब हमारा डिस्कशन हो रहा है कोशिका पे। तो प्यारे साथियों प्रत्येक जो जीव होता है, याद रखना उसकी कार्यात्मक, फंक्शनल, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आप बताएंगे कोशिका। प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आप बताइएगा कोशिका होती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई, प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भी आप क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर कोशिका। तो प्रत्येक जीव की सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आप बताइएगा कोशिका होती है। आप इतनी बात समझ चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो ध्यान रखना एक कोशिका से ही होती है। यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या मनुष्यों की उत्पत्ति भी एक कोशिका से हुई है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है याद रखना वो एक सेल से ही होती है। फिर एक सेल डिवाइड होती है, फिर बहुत सारी सेल्स बनती है और इस तरह से अरबों खरबों सेल्स का निर्माण होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए समझिए, मनुष्य के अंदर अगर हम बात करें, मानवों के अंदर अगर हम बात करें, मनुष्यों के अंदर अगर हम बात करें, तो क्या होते हैं प्यारे साथियों, तो मेल भी होते हैं और क्या होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मनुष्यों के अंदर गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, तो ध्यान रखना गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है 23। ओके, ध्यान रखना गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है 23। आपसे पूछ लेगा कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखना गुणसूत्र की संख्या होती है 46। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 46। अब अगर हम बात करें तो याद रखना मेल के अंदर जो पुरुष है, याद रखना उनके अंदर 22 जोड़े जो गुणसूत्र होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का होता है, याद रखना इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल गुणसूत्र, या हम इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। ओके, तो सेक्सुअल जो गुणसूत्र होगा वो पुरुषों के अंदर होगा XY। ओके, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर भी याद रखना गुणसूत्र के 22 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे प्यारे साथियों, 22 जोड़े होंगे। और 22 जो होंगे याद रखना इनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स बोलेंगे। लेकिन याद रखना जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होगा फीमेल्स में,
जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होगा इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल गुणसूत्र। लेकिन फीमेल के अंदर जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होगा प्यारे साथियों, ये होता है XX। क्या होता है? XX। जब याद रखना मेल और फीमेल के मध्य में निषेचन की क्रिया होगी, जब मेल और फीमेल के मध्य में निषेचन की क्रिया होगी तो ध्यान रखिएगा मेल से क्या निकलेगी, याद रखना क्या निकलेगा, तो बताएंगे स्पर्म। किसकी उत्पत्ति होगी? स्पर्म की उत्पत्ति होगी, स्पर्म की उत्पत्ति होगी। और ध्यान रखना जो फीमेल है यहां से किसकी उत्पत्ति होगी, आप बताएंगे, याद रखना ओवा की उत्पत्ति होगी। तो याद रखना ये क्या है? स्पर्म है, स्पर्म की उत्पत्ति होगी। और यहां से किसकी उत्पत्ति होगी बोलेंगे आप? अंडाणु, या आप इसे बोलेंगे याद रखना ओवा। ओवा की उत्पत्ति होगी। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो होंगे ये फिलोपियन ट्यूब में आएंगे, फिलोपियन ट्यूब में आएंगे। और ध्यान रखना ये आकर क्या होंगे? एक हो जाएंगे। ये कितना आएंगे और एक हो जाएंगे। वस्तुतः अगर देखा जाए तो यह जो ओवा होता है, ओवा पर क्रिया कौन करता है? याद रखना स्पर्म क्रिया करेगा और इसके परिणाम स्वरूप याद रखना ये इसमें एंटर करेगा। और याद रखिएगा ये दोनों मिलकर के एक ही कोशिका बनाएंगे। और जैसे ही ये एक कोशिका याद रखना माता के गर्भाशय में प्रवेश करेगी, गर्भाशय में प्रवेश करेगी, तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में ये एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा। स्पर्म और ध्यान रखिएगा स्पर्म और ओवा के मिलने से एक सेल का, एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसी एक कोशिका को हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? जायगोट के नाम से जानते हैं। तो जायगोट का निर्माण हो जाएगा और यही याद रखना बच्चे की पहली कोशिका है, बेबी की फर्स्ट सेल है। ध्यान रखिएगा तो बच्चे का जो निर्माण, भ्रूण का जो निर्माण प्रारंभ होता है, एम्ब्रियोन का जो निर्माण प्रारंभ होता है वो एक सेल से होता है और उस एक सेल का नाम क्या है बताएंगे? जायगोट है। ओके, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान रखना इस स्पर्म के माध्यम से अगर मेल है, मेल का अगर याद रखना इस 23वें जोड़े में से अगर क्या निकल कर आया? X। और याद रखना यहाँ फीमेल से निकल कर क्या आएगा? तो यहाँ पर XX है तो यहाँ पर तो X ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बेबी होगा याद रखना इसका 23वां गुणसूत्र क्या बनेगा, आप बताएंगे? XX। क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों? XX। और ऐसी स्थिति में जो बेबी होगी याद रखना वो क्या होगी? फीमेल। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर जो पुरुष है और पुरुष का 23वां जोड़ा है वहां से क्या निकल कर आया? Y। और यहां से तो क्या निकल कर आएगा? X। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोशिकाएं हैं आपस में जब मिलेंगी तो यहाँ पर जो 23वां जोड़ा होगा बेबी का वो याद रखना क्या बन जाएगा? XY। क्या बन जाएगा? XY। और जैसे ही XY का निर्माण होगा तो बेबी का लिंग क्या हो जाएगा बताएंगे? मेल यानी कि पुरुष। ओके, तो आपने यहाँ पर इस बात को सीखे कि बच्चे के लिंग निर्धारण में याद रखिएगा किसकी अहम योग्यता होती है? तो ध्यान रखना पुरुष की होती है, फीमेल्स की नहीं होती। ओके, क्लियर है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।